नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया साइंस चैनल के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है कोरोना को हराना है। कोरोना वायरस का खतरा कम जरूर हुआ है लेकिन अभी भी ये खत्म नहीं हुआ है। और आजकल जब देश में कई जगहों पर स्कूल खुलना शुरू हो गए हैं तो खासकर बच्चों की सुरक्षा को लेकर लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं। तो आज हमारी इन्हीं शंकाओं का समाधान करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फोर्टिस अस्पताल वसंत कुंज में पीडियाट्रिक्स और नियोनेटोलॉजी विभाग में डायरेक्टर और हेड डॉक्टर राहुल नागपाल। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू जी। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, लंबे वक्त के बाद अब कई जगहों पर स्कूल खुलना शुरू हो गए हैं। हालांकि इस वक्त कोरोना के मामले काफी कम है लेकिन अभी भी ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। तो ऐसे में बच्चों को स्कूल भेजते वक्त क्या सावधानी बरतना जरूरी है? आपने सही कहा कि कोरोना वायरस से के कारण आजकल केस कम हैं, स्पेशली जहां हम रहते हैं दिल्ली जैसे एरिया में। मगर अभी सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी ये भी अंदेशा है कि शायद थर्ड वेव आए और ख़ास करके थर्ड वेव में कहीं बच्चे ज़्यादा अफेक्टेड ना हो। स्कूल भेजने से पहले सबसे पहले 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, आप पेरेंट्स खुद वैक्सीनेटेड हों। साथ ही साथ मेक श्योर कि आपके स्कूल का जो स्टाफ है वो भी वैक्सीनेटेड हो। जब तक ये नहीं हो पाएगा, तब तक वैक्सीनेशन नहीं होगा, तब तक बच्चों को स्कूल भेजना बड़ा मुश्किल हो रहा है। दूसरी बात, बच्चों को एजुकेशन देना। उनको खुद ही एजुकेट करना है कि क्या सही है, क्या गलत है, कैसे अपने आप को बचाना है। कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, पर सावधानी की ज़रूरत है। वही 3 बातें, मास्क सही तरीके से पहनना, बार बार हाथ धोना या सैनिटाइजर यूज़ करना और सोशल डिस्टेंसिंग रखना, ग्रुप प्ले को अवॉइड करना। और स्कूल की भी जिम्मेदारी है कि जो क्लासरूम्स हैं वो अच्छी तरह से वेंटिलेटेड हों, हवादार हों और हो सके, जहाँ हो सके, ओपन में क्लासेस हों, जिससे इससे बचा जा सके। दूसरी बात, स्कूल का ये भी होना ज़रूरी है कि एंट्री और एग्ज़िट के टाइम जो बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, स्टाफ इकट्ठा हो जाता है, एंट्री और एग्ज़िट टाइमिंग्स को अलग-अलग किया जाए, जिससे कि इससे बचाव हो सके और भीड़ न जमा हो सके। तो यही 2-4 बातें हैं। जी डॉक्टर साहब, स्कूल में बाकी के समय तो बच्चे मास्क लगाकर रह सकते हैं लेकिन जब कुछ खाते या पीते वक्त तो मास्क उतारना ही पड़ेगा। तो उस वक्त किस तरह की सावधानी बरतना जरूरी है? देखिए, मास्क तो उतारना पड़ेगा। उस वक़्त सिर्फ़ हम एक ही काम कर सकते हैं कि सेफ डिस्टेंसिंग रखें और जहाँ तक हो सके ओपन में खाएँ, अगर ये हो सकता है। कई स्कूलों में जगह है, ओपन में खाएँ या कम से कम हवादार कमरों में रहें और 6 से 8 फुट की डिफरेंस ज़रूर रहे बच्चों के बीच में। दूसरी बात, एक-दूसरे का खाना जो हम लोग शेयर करते हैं, वो ना करें क्योंकि शेयर करने से आप एक-दूसरे के पास भी पहुँचेंगे और कोरोना होने के चांसेस हो सकते हैं। सो नो शेयरिंग, स्टेइंग एट डिस्टेंस एंड वेंटिलेटेड रूम्स। अगर ये 3 चीज़ें हो जाएँ, तो हम बच सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, इसके अलावा इस वक्त सर्दी, खांसी और वायरल फीवर के साथ साथ डेंगू जैसी मच्छरों से होने वाली बीमारियां भी फैली हुई है और बड़ी संख्या में बच्चे भी इससे बीमार पड़ रहे हैं। अब ऐसे में एक जो परेशानी ज्यादातर लोगों के सामने आती है वो ये कि अगर किसी को सर्दी, खांसी या बुखार है तो ये कैसे पता करें कि ये कोरोना की वजह से है या फिर किसी और वजह से? क्या लक्षणों के आधार पर यह पता चल सकता है कि कौन सा संक्रमण हुआ है? लक्षणों के आधार पे कई बार डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि सारे लक्षण कई बार एक ही तरह के होते हैं। मगर 4 चीजें हैं। एक, इस वक्त कोरोना वायरस के कारण,
नॉर्मल जिसको हम सीजनल फ्लू कहते हैं या नॉर्मल कोल्ड कहते हैं उसके कारण। तीसरा कारण है एलर्जीज जो आजकल बहुत ज्यादा होती हैं। और चौथा कारण है इन्फ्लुएंजा या फ्लू। अब पेरेंट्स को तो ये सलाह दी जाती है कि आप लोगों को अपने आप डिफरेंस नहीं करना कि ये एलर्जी है, ये सीजनल फ्लू है, ये सीजनल कोल्ड है, हर मौसम में ऐसा होता है। आपको तो सावधानी रखनी है और अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है। हाँ, डॉक्टर्स के पास कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जिससे कि वो कुछ हद तक जांच सकते हैं कि ये एलर्जी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एलर्जी के टाइम बच्चों को बहुत ही कम बुखार वगैरह होता है, उनको छींकें ज़्यादा आती हैं, उनको नाक और मुंह में खुजली रहती है, आंखों में खुजली रहती है, उनका टेस्ट और सूंघने की शक्ति ठीक रहती है। मगर ये सब ओवरलैप हो सकती हैं इन्फेक्शन कोरोना वायरस के का साथ भी। इसलिए बेस्ट ये है कि अपने डॉक्टर और अपने पीडियाट्रिशियन से सलाह लें। इस मॉनसून में जी कोल्ड जो नॉर्मल सीजनल कोल्ड है वो भी शुरू हो जाता है, जुकाम है, खांसी है, बुखार है। हम्म, अब कैसे पता करें? अब जी आम तौर से जो कोरोना वायरस है उसमें बच्चों को दर्दें बहुत होती हैं, शरीर में दर्दें होती हैं, मसल बॉडी पेन्स होते हैं, ज़्यादा सीरियस होता है, फीवर हाई ग्रेड होता है, सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ टेस्ट जा सकता है। इन बच्चों को डायरिया भी हो सकता है, नौजिया भी हो सकता है। पर ये भी सही है कि कई बार ये सब चीज़ें नहीं होती, माइल्ड सिम्पटम्स हैं। फिर आपको फैमिली हिस्ट्री भी लेनी पड़ती है। तो इस इन सब दुविधा से बचने के लिए सबसे अच्छा है कि अपने डॉक्टर की सलाह मांगें। डॉक्टर साहब, आरटीपीसीआर टेस्ट कब करवाने के लिए जाना चाहिए, मतलब कब ये तय करना चाहिए कि अब आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना है, और अ, अब इस तरह का कोई शंका अगर मन में है खासकर बच्चों को लेकर के डॉक्टर साहब? देखिए, अगर घर में किसी को कोरोना है, तो बच्चों का टेस्ट होना ज़रूरी है। घर में और लोगों को भी खाँसी, ज़ुकाम, बुखार चल रहा है, बच्चों का टेस्ट होना ज़रूरी है। अगर बच्चों का बुखार तेज़ चल रहा है 3-4 दिन से और 3 दिन से कम और गला खराब है और हालाँकि आस-पास कोई और किसी और को कोई पीड़ित नहीं है, फिर भी डॉक्टर से सलाह लेके आरटी-पीसीआर टेस्ट करा लेना चाहिए। और अगर बच्चे स्किन रैश हो रहा है और फीवर 7-8 दिन हो गए हैं, उल्टियाँ पड़ रही हैं, दस्त हैं, गला खराब है, ऐसे केस में आप डॉक्टर की सलाह लीजिए और आरटी-पीसीआर टेस्ट वो खुद भी बता देंगे कि आपको कराना है। ये भी ध्यान रखें कि आरटी-पीसीआर हालाँकि इस वक़्त सबसे अच्छा टेस्ट है, मगर उसमें भी कई बार मिस हो जाता है, क्योंकि वो कई बार सैंपल ठीक से नहीं लिया जाता या कई बार सैंपल ट्रांसपोर्ट में दिक्कत हो जाती है या कई बार जिसको एक्सट्रैक्शन कहते हैं, वो लैबोरेटरीज़ में गलती हो जाती है। तो बेसिकली जैसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन, इस वक़्त पैंडेमिक में अगर कोई भी सिम्पटम्स आपको खांसी, जुकाम, बुखार के लग रहे हैं और हालाँकि बच्चा अगर ठीक भी हो और 3 दिन से ज़्यादा हो गए हों, तो टेस्ट ज़रूर कराएँ। जी डॉक्टर साहब, अगर किसी को सर्दी खांसी या फ्लू है तो क्या ऐसे वक्त में उसको कोरोना का संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है क्या? देखिए, 2 डिज़ीज़ेज़ इकट्ठी आ सकती हैं। थ्योरेटिकली स्पीकिंग जब भी कोई खाँसी, ज़ुकाम, फ्लू है, इम्यूनिटी तो कम हो जाती है, तो दूसरा इन्फेक्शन आ सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसका वो कारण बढ़ जाता है, पर आने के चांसेस हैं। तभी आजकल अगर आपने भी कई बार सुना होगा और कई बार हम लोग भी कह रहे हैं कि इन्फ्लुएंज़ा या फ्लू का इंजेक्शन ज़रूर लगवाइए, कम से कम एक चीज़ से तो बचें। 6 महीने से ऊपर वाले हर बच्चे को हम इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन दे रहे हैं और ये देना ज़रूरी भी है। जी डॉक्टर साहब, क्या ऐसा भी मुमकिन है कि डेंगू या मलेरिया जो आजकल बहुत फैला हुआ है उसके साथ साथ किसी को कोरोना का संक्रमण भी हो जाए, और अगर ऐसा होता है तो क्या इलाज में कुछ खास एहतियात बरतना पड़ता है, खासकर बच्चों को लेकर के अगर हम लोग बात करें तो? ऐसे हमारे पास 2-3 बच्चे एडमिट हुए हैं। एक बच्चा जो टाइफॉइड के साथ था और उसको कोरोना वायरस भी था।
ऐसा एक बच्चा हमारे पास ऐसा भी आया है जिसको डेंगू है और हमारे को शक है कि उसको साथ में कोरोना वायरस भी हो सकता है। हाँ जी, ये पॉसिबिलिटी है। ऐसे बच्चों के लिए एक्सपर्ट ओपिनियन ही चाहिए और कई बार ऐसे केसेस में एडमिशन की ज़रूरत हो जाती है। एक बात आपको और भी बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ, जो जी। बच्चों को प्री एक्जिस्टिंग डिजीज़ेज़ हैं, जैसे कि अस्थमा की है या कोई किडनी प्रॉब्लम है, कोई लिवर प्रॉब्लम है और कई बार कुछ बच्चे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड होते हैं, उनको कैंसर की तकलीफ़ है या वो कोई ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं जैसे स्टेरॉइड्स हैं। इन बच्चों में कोरोना वायरस अगर आ जाए तो इन पे खतरा बढ़ जाता है। ऐसे बच्चों को ध्यान रखना चाहिए और ऐसे बच्चों के पेरेंट्स को और भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ये भी पाया गया है कि जो बच्चे ओबीज़ हैं, जो वेट जिनका बहुत ज़्यादा है, उनको हम्म। ज़्यादातर कोरोना वायरस अगर हुआ है, तो वो थोड़ा-सा सीवियर हुआ है। जी, डॉक्टर साहब, ये जो मानसून का सीज़न है, क्या इसमें खासकर बच्चों को लेकर कुछ सावधानियाँ पहले से ही हम लोग बरत सकते हैं ताकि जो इन्फेक्शन या बीमारी उससे बच सकें? जी, आपने ठीक बताया। सबसे पहली बात तो ये है कि शुरू से ही हमें सावधानी बरतनी चाहिए। डाइट बहुत ज़रूरी है। अगर हम अच्छा खाना खा रहे हैं, गुड हुँ, न्यूट्रिशन है, तो हम सबकी इम्यूनिटी बढ़ती है, बच्चों की और भी। ये भी देखा गया है कि हमारे बच्चों में काफ़ी सारे बच्चों में काफ़ी मात्रा में बच्चों की विटामिन डी की कमी है और न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स हैं। विटामिन डी, मल्टीविटामिन, ज़िंक की कमी है, तो अपने डॉक्टर से सलाह लेके ये विटामिन्स ज़रूर दीजिए। दूसरी बात है कि जो मैंने जैसे आपको बताया, अगर वेट ज़्यादा है, ओवरवेट हो रहे हो, हुँ। तो आपको ये कोई भी बीमारी आ सकती है कोविड मिला के। लंग्स की एक्सरसाइज या एक्टिविटीज बच्चों की जो स्वाभाविक नेचर है वो नहीं रोकनी चाहिए, किसी न किसी तरह की एक्सरसाइज करानी ज़रूरी है। तीसरी बात तो हाइजीन है, हमारे को हाइजीन सिखानी है, हाथ धोना सिखाना है, किस तरीके से हाथ धोते हैं ये भी बहुत ज़रूरी है। खास करके 10 साल से कम बच्चों वालों को अगर आपने ठीक तरीके से हाथ धोना सिखा दिया, उनको ज़िंदगी भर याद रहेगा। चौथी बात जो हम हमेशा करते हैं कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वाले जो बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स को और सावधानी रखनी है और उनकी जो बीमारियां हैं उनको इग्नोर नहीं करना। जैसे कि अस्थमा की बीमारी है इससे, तो उसकी दवाई में कटौती नहीं होनी चाहिए और उसको कंट्रोल में रखना चाहिए। पांचवी और आखिरी बात, पेरेंट्स रोल मॉडल हैं, वो सावधानी बरतेंगे, वो मास्क टाइम पे पहनेंगे, वो अपने आप को वैक्सीन लगवाएँगे टाइम पे, तो बच्चों पे भी असर पड़ेगा। अगर हुँ। पेरेंट्स ही केयरलेस हैं, तो बच्चे भी केयरलेस हो जाते हैं। जी, जैसा आपने डाइट की बात करी, इसी पर मैं थोड़ा-सा आपसे और जानना चाह रहा हूँ। आजकल के वक़्त में क्या किस तरह का सही खान-पान होना चाहिए? क्योंकि बच्चों के लिए डाइट को लेकर के हमेशा माँ-बाप परेशान होते हैं क्योंकि बच्चों को जंक फूड और ये सब चीज़ें ज़्यादा पसंद होती हैं। तो ऐसे में किस तरह का खान-पान बच्चों को देना चाहिए हमें इसमें? देखिए, जंक फूड सभी को पसंद आता है, मगर जंक फूड जैसे नाम ही है जंक है। आपको न्यूट्रिशन शायद दे दे, मगर अनबैलेंस्ड है। बैलेंस्ड न्यूट्रिशन देनी ज़रूरी है और बैलेंस्ड न्यूट्रिशन में आपके पास सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, सही मात्रा में प्रोटीन, सही मात्रा में फैट, ये सब कुछ होना चाहिए। साथ में विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह होने चाहिए। हमारी इंडियन कल्चर में जो हम ताज़ा खाना बनाते हैं, जो हम फ्रेश खाना बनाते हैं घर में, वही सबसे अच्छा है। मैं हर एक को कहता हूँ, घर का खाना, होम फूड इज़ द बेस्ट फूड। अगर आप घर का खाना दे रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा है, साफ़ है और उसमें सही मात्रा मिली हुई है जो मैंने बताया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की। फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल्स इज़ द आंसर। अगर आप ये सब खाते हैं सही मात्रा में, तो बहुत अच्छी बात है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्या खाओ या क्या ना खाओ, सब बच्चों को भी ये पता है कि जंक फूड क्या हुँ। है। और यहाँ पे भी मैं आपको यही बताना चाहूँगा, पेरेंट्स आर रोल मॉडल्स। अगर आप जी। अच्छा खाना खाएँगे,
तो आपके बच्चे भी वही सीखेंगे। आप खुद ही अगर उल्टा सीधा और गलत टाइम पे खाना खा रहे हैं तो बच्चे वही सीखेंगे। आजकल मैं देख रहा हूँ, माँ-बाप भी टीवी के सामने बैठ के खाना खा रहे हैं, कोई कोई चिप्स खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, बच्चे भी वही खाएँगे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आप भी अगर अच्छा खाना खाएँ, तो बच्चे नेचुरली स्वाभाविक ही आपकी नकल करेंगे। जी। डॉक्टर साहब, कुछ लोग खुद से बच्चों को मल्टीविटामिन देने लगते हैं, इसकी ज़रूरत होती है डॉक्टर साहब क्या? अम, कई बार ऐसा देखा है, मल्टीविटामिन्स लोग दे के आते हैं, पर मेरा अपना ये ख़्याल है कि आप मल्टीविटामिन्स भी जब दें तो डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। ज़रूरी नहीं है कि आपको डॉक्टर के पास जाना ही है। आजकल टेलीफ़ोनिक कंसल्टेशंस भी हैं, अलाउड हैं। आपके डॉक्टर जो आपके बच्चे को जानते हैं, जो शुरू से देख रहे हैं, जो वैक्सीन लगाते हैं, वो बेस्ट आदमी है आपको बताने के लिए कि भई ये मल्टीविटामिन दीजिए, ये नहीं दीजिए। कई बार कई बार जैसे कि विटामिन डी है, वो हमने देखा है कई बार ओवर टॉक्सिसिटी हो जाती है। ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, ये शरीर से इतनी जल्दी से निकलता नहीं है। अगर हुँ। विटामिन डी ठीक डोज़ेज में, ठीक मात्रा में नहीं गए, तो इसका नुकसान भी हो सकता है। कुछ वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं, जैसे बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, उनको देने से ज़्यादा देने चला भी जाए तो उतना नुकसान नहीं होगा, मगर जी। विटामिन डी से हो जाएगा, विटामिन ए से हो जाएगा। इसलिए हमेशा डॉक्टर से सलाह लेके बात करिए। डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा जिसके बारे में बात होती है वो इम्यूनिटी है। अब जब बच्चे एक बार फिर से स्कूल जाना शुरू कर रहे हैं तो फिर से इम्यूनिटी को लेकर के काफ़ी चर्चा शुरू हो गई है। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं कैसे इम्यूनिटी बढ़ाएँ, और इसको लेकर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बाज़ार में मौजूद हैं तो दावा करते हैं कि इससे इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हम नेचुरल तरीके से देखें तो क्या तरीका है जिससे बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सकता है और वो जो करना चाहिए लोगों को? अच्छा खाना, ताज़ी हवा, एक्सरसाइज़, यही 3 चीज़ें हैं, जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ा सकती है। गुड फूड, एक्सरसाइज़, फ्रेश एयर, लॉट्स ऑफ वाटर, हुँ। इट विल हेल्प यू। जी। डॉक्टर साहब, एक्सरसाइज़ को अगर हम थोड़ा-सा आपसे और जानना चाहें, बच्चों के लिए किस तरह की एक्सरसाइज़, मतलब आमतौर पे बड़े लोग तो जिम जाते हैं, लेकिन बच्चों को किस तरह की एक्सरसाइज़ या व्यायाम की आदत डालनी चाहिए? देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी अब एक ये भी बात है कि आजकल बच्चे पार्क में खेल नहीं पाए और हुँ। लोगों के साथ जा नहीं पाए, मिल-बाँट नहीं पाए। मगर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आप घर में भी कर सकते हो और बाहर भी कर सकते हो। जैसे कि साइकिल चलाना। आजकल हम कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स के लिए मना कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि फुटबॉल नहीं खेलें, एक-दूसरे के आस-पास आ जाते हैं। मगर भाग-दौड़ तो कर ही सकते हैं, रैकेट गेम्स तो खेल ही सकते हैं, हुँ। टेनिस खेल सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, जिससे आप दूर हैं। आप वो नहीं करना चाहते तो जॉगिंग ही कर सकते हैं, स्केटिंग कर सकते हैं। आजकल तो हमारे इस मेट्रोपॉलिटन सिटी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी अवेलेबल हैं। अगर आप घर से नहीं बाहर जा पा रहे, आप स्पॉट रनिंग कर सकते हैं, आप रोप स्किपिंग कर सकते हैं, डांस सीख सकते हैं या डांस कर सकते हैं। ऐसा कोई भी एक्टिविटी जो आपकी हार्ट रेट को बढ़ाए और आपको मेटाबॉलिक सिस्टम उससे इम्प्रूव होता है, कोई भी ऐसी एक्सरसाइज़ जो आपके बच्चे को पसंद है, ज़रूर करवाइए। जी। डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए और इतनी उपयोगी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कोरोना को हराना है कि आज के एपिसोड में इतना ही, अगले हफ्ते हम फिर हाज़िर होंगे। तब तक आप कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करते रहिए, वैक्सीन ज़रूर लगवाइए और विज्ञान से जुड़े रोचक कार्यक्रमों और विश्वसनीय जानकारियों के लिए देखते रहिए इंडिया साइंस चैनल। नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू सो मच।